हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी, दैट मीन्स भारतीय जनता पार्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग ब्रांच है, उसको कभी कभी लोग आरएसएस बताते हैं, कभी कभी बीएचपी बताते हैं, कभी कभी बजरंग दल। ये है क्या? कितनी साल हुए इसको एग्जिस्टेंस में आया भारत में? और सोचने वाली बात यह है कि दो लोकसभा सीट से ये 302 में कैसे पहुंच गए? ऐसा क्या तरीका है इन लोगों के बीच में आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए? लगभग 180 प्लस मिलियन प्राइमरी मेंबरशिप है भारतीय जनता पार्टी पे। इसी वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी बीजेपी का है। होम मिनिस्टर अमित शाह, वो भी बीजेपी का है। राष्ट्रपति एक टाइम में बीजेपी का ही था। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वो भी बीजेपी का है। सब कुछ बीजेपी का है। तो आज हम ये 2 से 302 कितना परसेंट छलांग लगाया उसका भी डिस्कशन करेंगे। और कभी कभी ये लोग डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 1951 बताते हैं, और कोई लोग तो 1980 6 अप्रैल को बताता है। यानी कि बीजेपी ये है क्या? बीजेपी आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, इन सब की एक एक पार्ट्स है। ये बीजेपी आया कब? 1951 21 अक्टूबर और 1980 6 अप्रैल को। आज हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ज्यादातर लोग बीजेपी को राइट विंग पार्टी बोलते हैं, यानी कि हिंदुत्व की एजेंडा पे चलता है ये, और कम्युनल पार्टी भी बताता है। आजकल के भारत की या इंडिया की हो, हिंदुस्तान की हो, सब ऑपोजिशन वाले इसको तो कम्युनल पार्टी बताते हैं। असल में ये है क्या? लेकिन मैं एक बता सकता हूं कि बीजेपी जो है इट हैज ए इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हिंदुत्व। यह सच है, बीजेपी हिंदुत्व की तरफ काफ़ी सारा इंक्लिनेशन है। बट लगभग तो 6 साल हो गया 2014 से अब बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बना जो हिंदुत्व की तरफ है और अदर पार्टीज, अदर कास्ट जो है यानी कि माइनॉरिटी के खिलाफ है। ऐसे तो मुझे देखने नहीं मिला, लेकिन वो मेरा टॉपिक नहीं है आज मेरा टॉपिक है ये बीजेपी का कैसे हुआ, कितने दिन से ये है इंडिया में है, कौन सी पार्टी टूट के बीजेपी बना, या बीजेपी से पहले इसका नाम क्या था। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एक एक करके। सो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, और काफ़ी सारा इसमें क्वेश्चन भी आता है। आजकल काफ़ी सारा कंपटीशन एग्जाम में बीजेपी के बारे में पूछते भी हैं। तो इसका आइडियोलॉजी क्या है, कोर एजेंडा क्या था, 1951 में इसको कैसे एग्जिस्टेंस में आया या 80 में आया, इसका ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पे, बेसिक आइडियोलॉजी में काफ़ी सारा पॉइंट है, लेकिन मैं सिलेक्टिव पॉइंट्स ले रहा हूँ जो आजकल दिखाई देता है। तो एक है नेशन फर्स्ट। वो जितना भी बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है और जितना भी बीजेपी का प्रेसिडेंट है, आप उन लोगों का अगर स्पीच देखेंगे तो वो लोग पहले नेशन के बारे में ज़्यादा बताए थे। इसलिए उन लोगों का एक आइडियोलॉजी में था नेशन फर्स्ट, यानी देश सर्वोपरि, देश सर्वप्रथम। नंबर 2, उन लोगों का स्लोगन था पार्टी विथ डिफरेंस। जो इंडिया में काफ़ी सारा पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों से ये पार्टी डिफरेंस होगा, तो इसीलिए ये लोग स्लोगन दे रहे हैं पार्टी विथ डिफरेंस। थर्ड नंबर पॉइंट ये है राइट विंग पार्टी,
यानी कि इंडिया में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी लेफ्ट विंग और राइट विंग में डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट वाले जो है वो सेकुलर बोलते हैं, खुद ब खुद सेकुलर बोलते हैं, और जो राइट विंग है वो हिंदुत्व की तरफ इंक्लाइनेशन है और उन लोगों को ज़्यादातर कम्युनल बताते हैं। जैसे बीजेपी को सब पार्टी कम्युनल पार्टी, सब पार्टी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया नेम्ड एज कम्युनल पार्टी, दैट इज राइट विंग पार्टी। और 4 नंबर का पॉइंट्स क्या है, 4 नंबर्स का पॉइंट्स है हिस्टोरिकली रिफ्लेक्टेड हिंदू नेशनलिस्ट पोजिशंस। यानी कि आप बीजेपी के अगर हिस्ट्री डिस्कशन करेंगे तो ये लोगों का हिस्ट्री जो है हिंदुत्व की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है। जो मैं पहले 3 नंबर पॉइंट्स में बताया वही है हिस्टोरिकली रिफ्लेक्टेड हिंदू नेशनलिस्ट पोजिशंस। हिंदू, कभी कभी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बीजेपी को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। भारतवर्ष को जो है, जो विविधता से भरा हुआ है ये देश है, वाइब्रेंस, आवर कंट्री इज ए वाइब्रेंट वन, तो ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है बीजेपी के ऊपर, ये भी एक आरोप है। तो ये बेसिक सारा ये 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए आइडियोलॉजी के हिसाब से इन लोगों से डिस्कशन कर दिया, ये एक एक करके आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट, जब बीजेपी एग्जिस्टेंस में आया उन लोगों का कोर एजेंडा कुछ था। उन लोगों का एजेंडा में क्या क्या था, वो भारत यानी कि इंडिया को या हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहता है, कोर एजेंडा था। कुछ पॉइंट में हम डिस्कशन करेंगे उन लोगों का कोर एजेंडा क्या क्या था। तो ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का कोर एजेंडे में काफी सारा पॉइंट्स था। तो मैंने 4 और 5 पॉइंट्स आप लोगों के लिए डिस्कशन में लाया हूं। यानी कि दिस थ्रू दिस वीडियो लेक्चर्स आई विल डिस्कस द कोर एजेंडा ऑफ बीजेपी। देयर आर सो मेनी कोर एजेंडास बट आई हैव सिलेक्टेड 4 और 5. So number 1, the party expresses a commitment to Hindutva and its policy has historically reflected Hindu nationalist position. यानी कि जो मैं पहले बताया यही कोर एजेंडा में था, वो जितना भी हो सके बीजेपी वो हिंदुत्व की एजेंडा पर चलता रहेगा या चलेंगे, आगे भी चलता रहेगा। तो इस हिसाब से वो भी एक कोर एजेंडा में था। नंबर 2, BJP advocates social conservation and its foreign policy centered on a nationalist principle. ये भारतीय जनता पार्टी का जितना भी फॉरेन पॉलिसी है वो पॉलिसी जब बनाने के समय में भारत की यानी कि नेशनलिस्ट प्रिंसिपल यानी कि देश सर्वोपरि है, इस हिसाब से ये लोग फॉरेन पॉलिसी तय करेंगे। यानी कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी से जैसे भारत के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इस हिसाब से ये लोग फॉरेन पॉलिसी तय करेंगे। यानी कि कोई दूसरे देशों के साथ अगर कोई MOU साइन करता है तो MOU साइन करने से पहले भारत के हित एट फर्स्ट ये लोग ऑब्जर्व करेंगे या ये पॉलिसी भारत के पक्ष में है या नहीं है। बीजेपी का एक ही एजेंडा है, वो नेशन फर्स्ट यानी कि भारत का लोगों के हित पहले है। नंबर 3, its key issues have included the abrogations of the special status to Jammu and Kashmir, the building of a Ram temple in Ayodhya, and the implementation of a uniform civil code. 3 की इश्यूज था। एक था जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, यानी कि 370 और 35 ये सब जो दिया हुआ था बीजेपी का एजेंडा में था। जब वो मेजर में गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो इसको हटा देंगे, यानी कि खत्म कर दिया 5 जून आई थिंक 2019 को, 5 अगस्त को ये ऑलरेडी खत्म कर दिया। और एक था बिल्डिंग ऑफ ए राम टेम्पल इन अयोध्या, अयोध्या में राम टेम्पल बनाएंगे वे लोग, ये भी खत्म इशू हो गया। और बाकी अभी एक ही है इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में एक देश एक कानून यानी 1 लॉ, वही करना चाहता है बीजेपी। स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था
यानी कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद, तो इसको ख़त्म करेंगे, यानी कि ऑलरेडी ये ख़त्म हो चुका है 2019 5 अगस्त को। बिल्डिंग ऑफ ए राम टेम्पल भी अभी बनने शुरू हो गए। और बाकी एक ही है अभी बीजेपी का, बाकी वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देश में एक देश एक कानून लगाने की तरफ जा रहा है ये लोग भी। और एक एजेंडे में था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे, वो भी खत्म कर दिया। CAA और NRC हम लोग जानते हैं, CAA और NRC ये भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हो ही गया। CA इसको इम्प्लीमेंटेशन हो गया, NRC अभी काफ़ी सारे स्टेट में हो गया, यानी कि हम लोग का असम में तो ऑलरेडी ये फिनिश्ड हो गया। तो बीजेपी का जो कोर एजेंडा में था वो काफ़ी सारा पॉइंट था, और काफ़ी सारा पॉइंट वो लगभग ख़त्म भी हो गया। तो मैंने बीजेपी की आइडियोलॉजी कोर एजेंडा के ऊपर डिस्कशन कर लिया। अभी मैं बीजेपी के हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन करूंगा। कौन सी डेट को ये जन्म हुआ था, इसके ऊपर मैं डिटेल्स में आप लोगों को डिस्कशन करूंगा। और देखिए, हिस्टोरी डिस्कशन करने पहले आप लोग जानना चाहिए कि ये लोगों जो प्राइम मिनिस्टर है अभी इस वक्त की, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और आसाम का देख लीजिए ये डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, ये लोग काफ़ी सारा एक्टिव रहते हैं। दे आर वर्किंग फॉर द नेशंस ऑन ए बेसिस ऑफ 24/7। वैसे ही 2 से 302 में नहीं आया, काफ़ी सारा त्याग बीजेपी के जो मेंबरशिप है वो ने त्याग किया है, इसीलिए अभी 2 से 302 है। लेकिन जब मैं अभी टीवी में देखता हूँ, इन लोग को देख के मुझे सोचने पे काफ़ी सारा सोचने पर मजबूर करता है कि ये लोग सोते हैं कि नहीं, ऑल द टाइम बिजी रहता है। जैसे भी हो, काम में हो और कुछ भी हो, मैं तो टीवी में देखे ही देता हूँ, इधर उधर चला जाता है, वो मीटिंग कर रहा है, वो एक साइकिल रैली कर रहा है। देखने वाली बात है और सीखने वाली बात है सबके लिए। यूं ही 2 से 302 में नहीं पहुंचते हैं। फिलहाल अब आप डिस्कशन करेंगे इसकी हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री जानने के लिए मैं अभी 1951 तब जाऊंगा। 1951, ये सब लोग याद रखिएगा। 21 अक्टूबर दिल्ली, 1951 21 अक्टूबर को दिल्ली में रघुमल गर्ल्स हाई स्कूल में एक पार्टी का फॉर्म हुआ था, उसका नाम था जनसंघ। उसको कभी कभी भारतीय जनसंघ भी बताता है। और उसका को फाउंडर था, यानी कि प्रेसिडेंट था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 21 अक्टूबर दिल्ली की रघुमल गर्ल्स हाई स्कूल में जनसंघ का स्थापना किया था और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट भी था। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जो पहले दिन से ही जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस दिया था, इसका विरोध में खड़ा हुआ था। बाद में वही धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इससे पहले भी सब लोग जानते हैं आरएसएस, और एक सामाजिक फॉर्मेशन है, इसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये तो पहले से ही, यानी कि आज़ादी के पहले से ही ये भारत में था। कभी कभी को आरएसएस को तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उसको तो ब्रिटिश का बी टीम भी बताया हुआ है, लेकिन इस जानेंगे बाद में। लेकिन ये जो आरएसएस है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये काफ़ी सारा सोशल काम में बिजी रहता है। ये लोग काफ़ी सारा भारत के साथ बहुत सारा जगह में ये स्कूल भी चलाता है, इसीलिए हम लोग इसको सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन रघुमल गर्ल्स हाई स्कूल में जनसंघ का स्थापना हुआ था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा।
वो तब से कांग्रेस सरकार के विरुद्ध में खड़ा हुआ था, यानी कि 1951 से। हम लोग सभी तो जानते हैं इस देश का इमरजेंसी के बारे में। इस देश का इमरजेंसी कब लागू हुआ था? 1975 में 25 जून से 3 मार्च 1977, लगभग 1.5 साल से 2 साल तक ये भारत में इमरजेंसी लागू हुआ था। तब ये भारतीय जनसंघ जो है, इन लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ इंदिरा गांधी जी की सरकार को उखाड़ने के लिए ये जनसंघ जनता दल के साथ ज्वाइन किया था। सबको ध्यान में रखना चाहिए, ये जो भारतीय जनसंघ है, ये इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए जनता दल, तब की एक पॉलिटिकल पार्टी था, वो उसका नाम था जनता दल, इसके साथ मार्च किया था। यानी कि भारतीय जनसंघ जनता दल के साथ विलय कर दिया था। किसके खिलाफ? इमरजेंसी के खिलाफ। यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने के लिए ये लोग जनता दल के साथ मिलके चुनाव लड़ रहे थे। तब 1977 में जनरल इलेक्शन हुआ था, लेकिन वो इलेक्शन में जनसंघ और जनता दल के काफी तरह से बुरे रिजल्ट रहे। ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाए इमरजेंसी के खिलाफ। 1977 में जो इलेक्शन हुआ था, वो उनमें से जनसंघ और जनता दल की जो फॉर्म हुई थी, फॉर्म लड़के वो लोग लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे। लोकसभा में उन लोगों को बुरी तरफ से हार हुई थी। हार होने के बाद अभी सबको ध्यान देने की बात है, जब इमरजेंसी चल रहा था 25 जून 1975 से 3 मार्च 1977 तक, तब ये इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए जनसंघ ने क्या किया था? तब की जनता दल, भारत में ऑलरेडी इसका एग्जिस्टेंस था, ये जनता दल और अदर पॉलिटिकल पार्टी से मिलके ये लोग जनसंघ यानी कि मार्च कर दिया, विलय कर दिया। किसके साथ? जनता दल के साथ। तो विलय करके 1980 में जनरल लोकसभा इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद ओनली 31 सीट्स मिला था। किसको? ये जनता दल को 31 सीट्स ओनली मिले थे, यानी कि बुरी तरफ से जमानत जब्त हो गया। किसका? जनता दल का। तब ध्यान रखिए, अप्रैल महीने में नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था। किस पार्टी का? जनता दल का। जनता दल का नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था और इसमें काफी सारा गर्मा गर्मी हुआ था, क्योंकि ये जो जनसंघ है, ये जनसंघ का काफी मेंबर से, यानी कि बड़े बड़े लीडर से, ये जनता दल का जो पहले से ही मेंबर है, ये लोग लीडर है, वो लोग काफी सारा गुस्से में है, क्योंकि ये जो जनसंघ है उन लोगों का ड्यूअल मेंबरशिप था। ड्यूअल मेंबरशिप किसके साथ? आरएसएस के साथ। नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये बात सामने आई कि जनसंघ वालों को ये लोग बताया, जनता दल को, कि आप लोग ड्यूअल मेंबरशिप नहीं रख सकते आरएसएस के साथ। आइदर यू कम टू विद जनता दल और आपको आरएसएस का मेंबरशिप आपको छोड़ना पड़ा। इसी वजह से ये जनता दल फिर से टूट गया। टूट के तब एक नया पार्टी का जन्म हुआ था। सबको याद रखना चाहिए, अप्रैल महीने में नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था और इसमें ये ड्यूअल मेंबरशिप के हिसाब से, यानी कि जो
इलेक्शन में 31 सीट आया, तब उसको डिस्कशन करने के लिए जो नेशनल एग्जीक्यूटिव फॉर्म हुआ था, यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव का जो मीटिंग हुआ था, उसमें ये काफ़ी सारा बात निकल के आई और उसमें जनसंघ का मेंबर को एक्सपेल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दे हैव ए ड्यूअल मेंबरशिप और किसके साथ, आरएसएस के साथ। तो इसी वजह से फिर से जनता दल से जनसंघ बाहर निकल गया और तब एक भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म हुआ था, वो है बीजेपी, और था 6 अप्रैल 1980। इसमें कौन कौन से थे? ए के वाजपेयी, ए बी वाजपेयी, और अभी है एल के आडवाणी। इन दोनों फाउंडर मेंबर थे। इन दोनों मिलके, अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल के आडवाणी जी मिलके 6 अप्रैल को 1980 को इस जनसंघ को फिर से खड़ा किया और उन लोगों का नाम था उस समय भारतीय जनता पार्टी। यही मेन हिस्ट्री है बीजेपी का। देखिए, ए के वाजपेयी पहले प्रेसिडेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभार, जे बीजेपी का, अगर बीजेपी का पूछते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, अगर पूछते हैं जे जनसंघ, भारतीय जनसंघ का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तब आप लोगों को बताना पड़ेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये क्वेश्चन करते हैं, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। तो यही हिस्ट्री है। 6 अप्रैल 1980 को लगभग 42-43 ईयर्स हो गया अभी, 80, 90 to 20, अभी लगभग 40 साल हो गया बीजेपी एग्जिस्टेंस में आया है। कितने तारीख को है? 6 अप्रैल 1980 को। और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी। यही है बीजेपी का सारा हिस्ट्री। उसका बाद तो इतना भी ये लोग ग्राफ ऊपर नहीं ले जा सके, लेकिन मैं बताऊंगा ईयर हिसाब से क्या क्या हुआ था उस समय। अब देखिए, 1980 में फॉर्म हुआ था, ये सबको पता चल गया। 6 अप्रैल 1980 बीजेपी फॉर्म हुआ था। उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बाद में 1984 में आइए, 1984 में डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, सब लोग, हम सबको पता है 1984 में इंदिरा गांधी जी को एसोसिनेशन हुआ था। उसका बाद हिंदुस्तान में एक लहर आया था कांग्रेस के प्रति, द वेव इज ऑन द वे ऑफ, ऑन द साइड ऑफ कांग्रेस पार्टी। तब जनरल इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, बट बीजेपी मैनेज to win only 2 लोकसभा सीट्स। रिमेंबर दिस, 1984 में पहली बार बीजेपी ने जनरल इलेक्शन लड़ा था और उसमें सिर्फ 2 सीट आए थे, एक था वाजपेयी जी का और एक था आडवाणी जी का। तब मेजोरिटी किसके संग चला गया? कांग्रेस पार्टी के तरफ चला गया 1984 में। तो बाद में जब बीजेपी के ये काफ़ी तरह से जमानत जब्त हुई, तब इन लोगों का काफ़ी सारा मीटिंग हुआ और तब ही ये लोग काफ़ी सारा एजेंडा डिसाइड किए थे। जो मैं पहले कोर एजेंडा हो, आइडियोलॉजी हो, ये काफ़ी सारा एक्सप्रेस करने लगे, यानी कि मीटिंग के द्वारा हो, जनरल मीटिंग हो, यानी कि टीवी के माध्यम से भी हो, काफ़ी सारा ये लोग खुद ब खुद एनालिसिस किया और काफ़ी सारा एक्शन हुआ रिमेडी की तरफ, यानी कि पार्टी को ऊपर लाने के लिए। सबको ये याद रखना चाहिए, बीजेपी फर्स्ट इलेक्शन खेला था 1984 में, ओनली मैनेजर्स ओनली 2 सीट्स। इसीलिए तो अभी न्यूज़ में देखिए 2 से सब बीजेपी जो स्पोक्स पर्सन है वो सब लोग बोलता रहता है हम 2 से 302 आ गया, और जो 300
70 में था, वो अभी 44 में है, 68 में है, ऐसे कुछ बोलता रहता है। यही एक हिस्ट्री है। जो पहले बीजेपी इलेक्शन खेला था तो 2 सीट आया था, तो 2 सीट से अभी 302 हो गया, इसी के हिसाब से बोलता रहता है। बीजेपी मैनेजेस टू विन, देन राजीव गांधी वाज पीएम। तो राजीव गांधी पीएम था। और उसका बाद क्या हुआ? LK आडवाणी इलेक्शन हारने के बाद LK आडवाणी प्रेसिडेंट हुआ था। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। वो 1986 में प्रेसिडेंटशिप लिया था। वाजपेयी तब प्रेसिडेंट छोड़ दिया और इलेक्शन हारने के बाद LK आडवाणी 1986 को प्रेसिडेंट हुआ। तब 1986 के बाद भारत में एक करप्शन सामने आया, वो था बोफोर्स। सबको याद है बोफोर्स। ये बीजेपी ने काफी सारा इसका फायदा लिया, यानी कि 1986 से 1989 तक बीजेपी ने एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया था। किसके खिलाफ? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इसी समय में बोफोर्स जो है वो करप्शन सामने आया था। इसी का फायदा लिए हुए है, इसी का फायदा लेके ये बीजेपी ने काफी सारा मूवमेंट खड़ा किया था। किसके 1986 से 89 तक। तब देखिएगा सीक्वेंस। 1989 में फिर से जनरल इलेक्शन हुआ था और इस जनरल इलेक्शन में करप्शन एक मेजर मुद्दा था, यानी कि मेन फोकस था किसके ऊपर? करप्शन के ऊपर। ये जो जनरल इलेक्शन था, इसमें बीजेपी ने 85 लोकसभा सीट जीता हुआ था। देखिए, ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट खड़ा हुआ था किसके समय में? बीजेपी ने LK आडवाणी की प्रेसिडेंटशिप में 1986 से, आप सीक्वेंस ध्यान रखिए, 86 से 89 तक, तब बीजेपी ने मूवमेंट चालू किया था और उसमें बोफोर्स का केस सामने आया था। बाद में 1989 में जब जनरल इलेक्शन हुआ था तब बीजेपी ने 85 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज की थी। तब बीजेपी ने फिर से बीजेपी प्लस जनता दल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया और इसमें VP सिंह सोनस्ट PM हुआ था। यानी कि गैर कांग्रेसी सरकार 1989 में बनने शुरू हुए थे भारत में। तब बीजेपी का 85 सीट्स था। उस समय में बीजेपी का ग्राफ ऊपर हुआ शुरू हुआ। फुटप्रिंट्स ऑफ बीजेपी हैज इमर्ज्ड फ्रॉम 1989। उसी समय LK आडवाणी की प्रेसिडेंटशिप में और एक बड़ी रैली निकल रही थी भारत में। वो था बिल्डिंग ऑफ ए राम टेम्पल इन अयोध्या। सबको याद है 1990 को। अब देखिए 1989 में VP सिंह के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म किया। तभी LK आडवाणी की प्रेसिडेंटशिप में 1990 को राम रथ यात्रा शुरू की थी। कहां से? गुजरात के सोमनाथ मंदिर से। सितंबर
सितंबर महीने में 1990 में रामरथ उसका सोमनाथ मंदिर से, सोमनाथ मंदिर टू अयोध्या। बीजेपी का हिस्ट्री सोचिए। 1990 में रामरथ यात्रा शुरू किया था, किसके नेतृत्व में? एल के आडवाणी के नेतृत्व में। कहां से शुरू हुई? 19 सितंबर महीने से, सोमनाथ मंदिर से अयोध्या। तब बीजेपी का जो पॉपुलैरिटी था increased by leaps and bounds. No one has believed that BJP can increase its vote share. इतनी जल्दी वो खड़ा कर पाएंगे। इसी बीच बीजेपी ने इस जनता दल से, वीपी सिंह से सपोर्ट विड्रॉ कर दिया, तब ये सरकार गिर गई। बाद में 1991 से फिर से जनरल इलेक्शन, 1991 में फिर से जनरल इलेक्शन हुए, और ये 1991 में जब इलेक्शन हुआ था तब बीजेपी 126 लोकसभा सीट्स जीत पाई। और तब इसी ईयर में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी प्रेसिडेंट हुआ था अप टू 1993। आप सब याद रखिएगा यह सब। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। ये 1985 में 85 सीट्स था बीजेपी का। तब बीजेपी ने जनता दल और काफी सारा दलों के साथ मिलजुल के सरकार बनाई, उसमें वीपी सिंह प्रेसिडेंट पीएम बने। उसी ईयर 1990 में एल के आडवाणी ने रामरथ यात्रा शुरू की सितंबर 1990 से। कहां से? सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये इसमें बिहार में एल के आडवाणी का गिरफ्तार भी हुआ था। कौन किया था? लालू प्रसाद यादव ने। ओके, तब उस टाइम बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ भी किया था। कहां से? जनता दल से। सरकार गिर गई थी। 1991 में फिर से जनरल इलेक्शन हुआ, फिर से बीजेपी का 120 सीट्स हुआ। पहले 85 था, बाद में 120 सीट्स में कन्वर्ट हुई। और इसी साल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने प्रेसिडेंटशिप संभाली। कितना साल तक? 1993 तक। बाद में 1993 के बाद 1995 में काफ़ी सारा स्टेट्स में, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटका हो, उड़ीसा हो, गोवा हो, काफ़ी सारा में ये लोग वोट शेयर बढ़ा लिया। उत्तर प्रदेश में हो, यानी कि राम रथ यात्रा से बीजेपी का फुटप्रिंट इतना बढ़ गया कि किसी को समझ में नहीं आ रहा, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी वो कम्युनल बल के चला गया, इग्नोर करता रहा। वो कम्युनल पार्टी है, कभी जीतने वाला नहीं है। लेकिन उस समय सारा का सारा जो हिंदू पार्टी, हिंदू नेशनलिस्ट थे, वो सब लोग बीजेपी के तरफ चले गए। यानी कि आप ये भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारा वोट शेयर बढ़ गया था। तब इसमें फिर से 1996 का बात करना जरूरी है। अभी आप देखिए क्या हुआ, सीक्वेंस देखिए। 1995 के बाद 1996 में फिर से जनरल इलेक्शन हुआ। जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने 161 सीट्स लिए लोकसभा में। सिंगल मेजर लार्जेस्ट पार्टी हो गया, मेजर लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। कौन सी ईयर में? 1996 में। तब बीजेपी प्लस फिर से जनता दल, फिर से अदर पार्टीज मिलके एक सरकार बनी
और पीएम था अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, यानी कि 13 डेज से ये सरकार फिर से गिर गई। किसी के पास मेजॉरिटी नहीं था उस समय। 1996 में बीजेपी ने फिर से, याद रखिए, 161 सीट्स था, 161 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ। तब बीजेपी, जनता दल और अदर पार्टीज मिलकर सरकार बनाई। उसमें पीएम था अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन ये सरकार 13 डेज से ज़्यादा नहीं चल पाई। तब हमारा देश एक मिड टर्म पोल की तरफ आगे बढ़ रहा था और उसमें 1998 में फिर से इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन। इसमें ध्यान देने वाली बात है, बीजेपी जब सरकार 13 डेज में गिर गई, तब कांग्रेस की सपोर्ट से जनता दल ने फिर से सरकार बनाई। वो चला 13 महीने तक, लगभग मेरे हिसाब से 1.5 साल भी नहीं चला। तब हमारा देश फिर से मिड टर्म पोल की तरफ चले गए और 1998 में फिर से जनरल इलेक्शन हुआ। इस जनरल इलेक्शन में एक फॉर्मेशन हुआ, उसका नाम था एनडीए। वो लीड कर रहा था बीजेपी। कौन कौन था एनडीए में? 1998 में जनरल इलेक्शन लड़ने के लिए, आफ्टर ये जो फॉर्मेशन हुआ था, वो सरकार गिर जाने के बाद कांग्रेस में जब विड्रॉ कर दिया, तब 1998 में इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी द्वारा एक कुछ पार्टी के मिलके, समता पार्टी बिहार का, शिरोमणि अकाली दल पंजाब का, द शिवसेना महाराष्ट्र का, एआईडीएमके तमिलनाडु का, बिजू जनता दल उड़ीसा का, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी है, ये सब मिलके एनडीए फॉर्म किया था उस समय 1998 में। और इसमें ये सब मिलके एनडीए फॉर्म करके एक सब गवर्नमेंट फॉर्म किया था। लेकिन ये गवर्नमेंट भी ज्यादा दिन नहीं चला और टीडीपी था आउटसाइड सपोर्ट, और कुछ ही दिन में ही एआईडीएमके ने सपोर्ट विड्रॉ कर दिया, तब लगभग 13 महीने ऐसे ही कुछ होगा, ज्यादा दिन नहीं चला, ये सरकार भी गिर गई। 1991 में फिर से सरकार गिर गई और यहां में फिर से इलेक्शन हुआ और ये एनडीए फॉर्मेशन हुआ था। आप लोग सब याद रखिएगा, कौन सी ईयर में? 1998 में, बिफोर इलेक्शन। पीपुल अलायंस था ये सब, बीजेपी, समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, एआईडीएमके, बिजू जनता दल, टीडीपी था। सपोर्ट विड्रॉ किया था किसने? और इसमें एनडीए ने सरकार फॉर्म किया था एज अटल बिहारी वाजपेयी जी शोन एज पीएम था। तो ये ज्यादा दिन नहीं चला, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब जयललिता ने, जो आज हमारे बीच नहीं है, वो सपोर्ट विड्रॉ किया था, तब फिर से ये सरकार गिर गई और फिर से इलेक्शन हुआ। जब सपोर्ट विड्रॉ करके सरकार गिर गई, फिर से 1991 में इलेक्शन हुआ, तब एनडीए ने जाकर एक सरकार फॉर्म किया। बाद में इसी ईयर में 1999 कारगिल वॉर हुआ था। आपको ध्यान देने वाली बात है, इसी बीच काफी सारा इंसिडेंट हुआ, जो मैं उसको बीजेपी के ऊपर मेरा फोकस है, तो इसीलिए मैं उसको डिस्कशन नहीं करूंगा। यानी कि कारगिल वॉर हुआ था यहां में। तो 1999 13 अक्टूबर में, आप सब याद रखिएगा ध्यान से, विदाउट एआईडीएमके अक्टूबर महीने में विदाउट डीएमके
एनडीए ने 303 लोकसभा सीट्स लिया और फिर से वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने, एल के आडवाणी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने। और इसी टाइम में 1990 से 2004 तक बीजेपी काफ़ी सारा प्रोग्राम लेके आई इस देश में। इंडिया साइनिंग का नारा भी लगाया और पोटा सबको याद है, पोटा यानी कि टेरर के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जो कानून लाया था वो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन बिठा के वो पास किया था। ये काफ़ी सारा हिस्ट्री है ये सब। लेकिन 1990 के बाद 2004 में वाजपेयी ने मेरे हिसाब से गलती भी होगी। इसी बीच गुजरात हो, हिमाचल हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र में सार स्टेट्स था जिसमें बीजेपी की जीत हासिल किया था। और तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 मंथ्स बिफोर जनरल इलेक्शन डिक्लेयर किया था। कौन सी ईयर में? 2004 में। कौन सी नारा था? इंडिया साइनिंग का नारा था। लेकिन उस समय सबको रिजल्ट ने जनरल लोकसभा इलेक्शन में चौंका दिया था, क्योंकि उसी साल 2004 जनरल इलेक्शन में बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, यानी कि हार हुई थी बीजेपी का। तब अनफॉर्चुनेटली सोनिया गांधी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्राइम मिनिस्टर हो गया। किसके सपोर्ट से? कांग्रेस और काफ़ी सारा पार्टी मिलके यूपीए फॉर्म किया था। यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, जो आज भी हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सबको पता है, 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट चलाया। 10 साल के बाद 2014 सबको याद है, अब की बार मोदी सरकार। 2004 में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई, वो सिर्फ 44 सीट्स पे आ गई। जो पार्टी 2 में था वो 282, 2004 में 282 बीजेपी ने खुद मेजोरिटी हासिल कर ली थी। फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी हु हैज अचीव्ड सिंगल मेजोरिटी इन लोकसभा इलेक्शन। ये रिमेंबर दिस। 2014 को कौन सी ऐसी पार्टी था जो पहले मेजोरिटी हासिल किया था? वो था भारतीय जनता पार्टी। कितना सीट्स था? 282, यानी कि 282 सीट्स इनने हासिल किया था। तो बाद में फिर से 2019 को इलेक्शन हुआ। 2019 को बीजेपी ने अकेला ही 302 सीट हासिल कर लिया। अब याद कीजिए कितना ग्राफ कैसे चला गया, कहाँ तक पहुँच गए बीजेपी, और कांग्रेस पार्टी जो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। तो काफ़ी सारा हिस्ट्री है बीजेपी का, और बीच में 2-1 छूट भी गया होगा, लेकिन मैं जितना मेरा दिमाग में आया और जितना काफ़ी सारा इंसिडेंट था, मेजर था, वो मैंने आपको बताया है। वही था बीजेपी का हिस्ट्री जो अभी चल रहा है। वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी सारा अभी ऑर्गेनाइजेशन भी है। मैं उसके भी बारे में 2-1 आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। तो अगर मैं थोड़ी सी शब्दों में बीजेपी का हिस्ट्री बयान करूं तो यही है, यानी कि आप इस पैराग्राफ से ही, इस पॉइंट से ही बीजेपी का हिस्ट्री आपको पता चल जाएगा। सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास, ये अभी नारा चल रहा है बीजेपी का। तो ये पहले क्या था, आइए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग थोड़ा माफ़ कीजिएगा मुझे। मैं नया हिंदी बोल रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ सीखने के लिए। इसमें काफ़ी सारा गलती भी हो सकता है, आप इसका ऊपर ध्यान मत दीजिए। आई एम सॉरी फॉर दिस।
एनीवे अगर मैं हिस्ट्री का ऊपर थोड़ा सा भी पॉइंट डालूं तो इसमें एब्रिविएशन बीजेपी का है, बीजेपी ऐसे लिखता है बीजेपी। ये फाउंडर कौन कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी, इन दोनों को ही फाउंडर मेंबर बताते हैं। फाउंडेड कौन सी ईयर में था? 16 अप्रैल 1980, ये मैं पहले ही बताया। स्प्लिट फॉर्म कहां से आया था? जनता पार्टी से आया था। हेडक्वार्टर्स 6 है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली 02 अभी भी है। न्यूज़पेपर भी है एक बीजेपी का, उसका नाम है कमल संदेश। इसका काफी सारा विंग है। देखिए स्टूडेंट विंग एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसका स्टूडेंट विंग है। यूथ विंग अखिल जनता युवा मोर्चा, इसका यूथ विंग है। वोमेन्स विंग बीजेपी महिला मोर्चा। लेबर विंग भारतीय मजदूर संघ। प्रेसिडेंट विंग बीजेपी किसान प्लीजेंट विंग, बीजेपी किसान मोर्चा। भारतीय मजदूर संघ SNGH, प्लीजेंट विंग बीजेपी किसान मोर्चा। मेंबरशिप 180 प्लस, इसमें ये काउंट हुआ था 2019 में, लेकिन अभी कितना हो गया आप अंदाजा लगा लीजिए। ये 2019 का है, 180 है वहाँ लगभग, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया 180 प्लस मिलियन अभी मेंबरशिप है। कलर्स सैफरन केसरिया। स्लोगन द पार्टी विथ ए डिफरेंस। यही बीजेपी, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखिए। कभी कभार जो हम लोग का जो क्वेश्चन होता है ना, जनरल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है, इसमें भी ये काफ़ी सारा क्वेश्चन देते हैं आजकल पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से भी, क्योंकि देश की सब लोग पॉलिटिकल पार्टी को भी जानने का हक है और जानना भी सही है कैसा है, कैसे आया था। सो टुडे I have discussed Bharatiya Janata Party and its history. In my later video, I will discuss with another political party. Okay? तो हम एक बार कांग्रेस के बारे में ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन जितना भी हो सके मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन कर दिया। तो अगर आप वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स को भी इसको भेजिए। तो टिल देन बाय बाय and take care.